कि माइक्रो कंट्रोलर, तो ये जो सब्जेक्ट है इट इज टोटली बेस्ड ऑन जो सेम 3 में आपने डीएसडी सब्जेक्ट जो देखा था, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, तो इसका ही फर्दर आगे पार्ट हम लोग ये इसमें देखने वाले हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, या फिर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर क्यों पढ़ रहे हैं, या इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सबको पता है माइक्रो प्रोसेसर क्या है? अरे हाँ या ना? नहीं पता? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो तो हम लोग पहले माइक्रो प्रोसेसर का ओवरव्यू देखेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट। सेकेंड जो चैप्टर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ओके, और मेमोरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ओके। 8051 माइक्रो कंट्रोलर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसमें उसका आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, ये अपना चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा। और बिफोर स्टार्ट विद दी 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो अपना सब्जेक्ट का नाम है, उससे पहले अपना थोड़ा उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसमें अंदर कौन सी मेमोरीज होती है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर हमने पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं 8051 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, विच इज शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको बोलते हैं एएलपी लैंग्वेज, ओके। जैसे ही आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, तो इसका जो 8051 दिस इज द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे पहले सी से भी पहले जो आया था, दैट इज कॉल्ड एज एएलपी लैंग्वेज, विच इज टोटली हार्डवेयर बेस्ड, जिसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग 8051 का एएलपी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट चैप्टर जो 5 है, दैट इज योर आर्म प्रोसेसर, ओके। आर्म 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस। ठीक है, सो ये आपने चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स इसमें होने वाले हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक, या फिर जो वेटेज जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, दे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट 2 टॉपिक्स इज अराउंड 30 to 40 मार्क्स हम लोग पकड़ के चलेंगे विथ ऑप्शंस। आपका पूरा पेपर कितना होता है? 120 मार्क्स का होता है। तो नॉर्मली 30 to 40 मार्क्स के ऊपर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले। तो मैं आपको जैसे स्टार्ट करने वाला हूँ, ये फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग अभी देखेंगे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, कि अपने ये भी अपने को आना चाहिए कि आंसर किस तरीके से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आ गया समझ में कि कौन से टॉपिक्स है? ओके, सो दिस आर दी 5 यूनिट्स, आप बोल सकते हो 6 चैप्टर्स फ्रॉम दिस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। अंडरस्टूड? ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। इट इज ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट? ठीक है, एंड इसको फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोला जाता है? तो माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो मीन्स कितना स्मॉलेस्ट साइज में है, कितना कॉम्पैक्ट है, तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ दिस म्यू बोलते हैं। आपको कुछ पता होगा, माइक्रो के लिए हम लोग ऐसे कैपेसिटर्स का अगर आप यूनिट देखते हो, माइक्रो फैरेड, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। सो माइक्रो मतलब क्या, हम लोग कितना स्मॉल, माइक्रो मतलब कितना होता है, ठीक है, तो उतना नैनोमीटर का चिप ये डेवलप करता है। तो उसमें ये जो माइक्रो है, इट इज कितना स्मॉलेस्ट साइज में है। तो अभी जो होता है, जो अभी आप नॉर्मली चिप्स देखते हो, जो अभी मोबाइल फोन्स में आते हैं, मोबाइल इतने कॉम्पैक्ट क्यों बनने लगे, या फिर हम लोग और भी आईपॉड छोटे छोटे से भी देखते हैं, ये इतने छोटे क्यों बनने लगे? क्योंकि हम लोग नैनोमीटर की चिप्स यूज करते हैं, जिसकी साइज इतनी होगी, सिंपल। ठीक है, तो माइक्रो का टर्म इसमें आया कि ये कितना स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो। एंड प्रोसेसर स्टैंड फॉर इट प्रोसेसिंग द ऑपरेशंस, इट प्रोसेस सम
डेटा, प्रोसेसेस सम डेटा एज वेल एज इज ऑपरेशन, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा माइक्रो प्रोसेसर। क्यों यूज करते हैं, क्या यूज है इसका? तो जैसे हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, ये वीडियो कैमरा मेरे सामने है, ठीक है, आप सबके पास मोबाइल फोन्स है, तो इसमें क्या यूज किया है? इसमें सब में यूज क्या किया है? प्रोसेसर, ठीक है। तो अभी आपको अगर सिंपल डे टू डे लाइफ में जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखते हो या फिर कोई जितने भी आइटम्स देखते हो, उसमें क्या यूज किया जाता है, आपको किस तरीके से पहचानना है कि किसमें प्रोसेसर है और किसमें अनप्रोसेस्ड वाला आइटम है। तो जिसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको बोला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इट प्रोसेस सम ऑपरेशंस। जैसे हम लोग एसी की भी बात करें, इसमें भी प्रोसेसर है। रिमोट कंट्रोल की बात करें, इसमें भी प्रोसेसर है। उसमें रिमोट कंट्रोल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, फैन इन फैन आउट, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसको एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। वो प्रोग्राम किसमें क्या है? एक सिंपल सी चिप में डाला हुआ है। रिमोट कंट्रोल है, एसी है, ये कैमराज है, ठीक है। स्टोर ऑपरेशंस को, मतलब जो भी मैं रिकॉर्ड कर, मतलब जो भी बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करते जा रहा है, तो ये भी सब क्या है? एक प्रोसेसर का ही फंक्शन है। बट मैं अगर आपको एग्जांपल दूं फैन का या फिर ट्यूबलाइट का, तो इसमें प्रोसेसर की जरूरत होती है क्या? नहीं। दिस इज बेस्ड ऑन द पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स मतलब क्या? ये पैसिव एलिमेंट, जैसे आपने अगर बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। तो जो कैपेसिटर, मतलब आप जैसे फैन क्या बोलते हो, तो कभी कभी कोई बोलता है कि उसमें उसके ऊपर एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर गया इसलिए फैन नहीं घूम रहा। तो उसमें फैन में कोई चिप नहीं डाली जाती, एक पर्टिकुलर मोटर होती है और एक कैपेसिटर होता है। बेस्ड ऑन दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड मोटर, इट विल रोटेट। तो उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं। लाइट में क्या, एक एलईडी जैसे एलईडी की सेगमेंट होगी, तो उसके जरा लाइट जल रही है, तो उसमें प्रोसेसर की जरूरत। बट जहां पे एप्लीकेशंस आते हैं, जहां पे प्रोग्रामिंग की जाती है, तो हर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो अपने को किसी ने भी पूछा कि भाई इसने इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। जो भी प्रोग्रामेबल चीज है, जो भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? यूपी, ठीक है। कहाँ पे हम लोग ये नॉर्मली यूज किया जाता है? तो आपने सबको पता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर होता है सीपीयू, सीपीयू के अंदर एक ऐसी रेक्टेंगुलर सी चिप होती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चिप होती है, और इस चिप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रोसेसर, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो भी, अगर आप नॉर्मल सीपीयू की अगर बात करें, तो जिसके ऊपर फैन, एक हीट सिंक होती है और जिसके ऊपर एक फैन इंटीग्रेट किया जाता है। कभी किसी ने सीपीयू खोल के देखा है? देखा है? नहीं देखा है? ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो खोलने की इतनी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें आपको सीपीयू दिख जाएगा, या फिर इमेज भी देख दोगे तो भी पता चल जाएगा। तो एक ऐसा चिप होगा, उसके ऊपर हीट सिंक होगा इस तरीके से, और उसके ऊपर फैन होगा। तो जो फैन के नीचे है वही मेरा माइक्रो प्रोसेसर है। तो फैन के मतलब उसके ऊपर फैन की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज इसको नंबर ऑफ, अभी जो यूजर्स है, हम लोग हैं, उसको हम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने बोलते हैं। जैसे अभी आप यूज करते हो i7 प्रोसेसर, ठीक है। तो ये 7th ऑपरेशन, मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेशन। एक बार आप उसको म्यूजिक भी प्ले करते हो, वीडियोस भी चलाते हो, कुछ डॉक्यूमेंट भी रीड करते हो, साइमल्टेनियसली वेब सर्च भी करते हो, तो बेचारे के ऊपर कितना लोड हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फैन एंड हीटिंग निकाल देते हैं ताकि वो फास्टली ऑपरेशन कर सके। तो किसी को भी अगर पहचानना है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में कहाँ पे है, तो हम लोग इजीली पहचान सकते, ठीक है। तो इतना समझ में आया कहाँ पे यूज किया है। तो ये प्रोसेसर्स का अगर हम लोग नॉर्मली बात करें, और इसकी साइज कितनी है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो अपना जो पाम है, इतने पाम के साइज का मेरा नॉर्मली प्रोसेसर होता है, ठीक है। अगर किसी ने नॉर्मली ऐसा भी पूछा कि भाई इसका साइज क्या है, तो बोलने का ये पाम साइज है अपना, उतना मेरा प्रोसेसर का साइज रहता है नॉर्मली, ठीक है। इतना समझ में आया, साइज ऑफ द प्रोसेसर भी अपने को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे फर्स्ट इसमें बेसिक जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं,
और इसको इस तरीके से घुमा के भी पूछते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बाकी कुछ नहीं, इसमें थोड़ी जो चिप की साइज है वो थोड़ी कम होगी, इसलिए उसको बोला गया माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर ही है बट इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर की साइज है ये छोटी है, इसलिए उसको नाम दिया गया माइक्रो कंट्रोलर। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या क्या होगा? तो फर्स्ट जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। क्या इसके फंक्शंस है? तो इसके अंदर ही मैं लिखता हूं शॉर्ट में, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां पे है मेरी मेमोरी, किसके लिए यूज होती है? टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम बस। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम बस। और इसके साथ और एक ब्लॉक कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज आईओ डिवाइसेस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या करता है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? क्या करता है? गेट इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड डिस्प्ले आउटपुट। तो सबको पता है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस है, क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस है, राइट? सो ये है अपना जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे हमने लिखा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फंक्शंस क्या है? फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में किसी ने भी आपको अगर पूछा कि माइक्रो प्रोसेसर भाई कैसे चलता है, ओके, तो सिंपल बोलने का, जिसमें तीन फंक्शंस होते हैं, तीन तरीके से इंस्ट्रक्शन इसको फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट, दैट इज द फेच। ठीक है, क्या करेगा फेच? तो फेच fetch the instructions from the memory। fetch the instructions from the memory। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शंस को फेच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूजर, मतलब आप लोग। ठीक है, जैसे आपने टाइप किया, समझो आपने कीबोर्ड पे टाइप किया ए। ए इज व्हाट? प्रोसेस समझते हैं हम लोग। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस में यहाँ पे बोल देता हूँ कीबोर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड पे मैंने अगर टाइप किया लेटर ए, ठीक है, ये ए लेटर किस में पहले चला जाएगा? एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी में, जिसमें फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है पता है? यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी लिखा है, कैश, रैम, रोम, और एक जो है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर। अभी आप बोलो रजिस्टर क्या है? डीएसडी पढ़ के आए हो ना, अच्छा गया ना पेपर? बोलो रजिस्टर्स क्या है? काउंटर से नहीं बनाते हैं, काउंटर्स में यूज करते हैं बट काउंटर से नहीं बनाते हैं।
तो फ्लिप फ्लॉप याद है क्या करता है फ्लिप फ्लॉप? अरे बेसिक्स मत भूलो, बेसिक्स याद नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? कन्वर्ट। इट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे 1 बिट का इंफॉर्मेशन सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लिप फ्लॉप का यूज। टिल द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में कोई फीडबैक नहीं था, जो भी इनपुट आ रहा था उस तरीके से उसका ऑपरेशन ये कर रहा था, राइट। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में जैसे आप फ्लिप फ्लॉप के ऊपर चले जाते थे, तो फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या? 1 बिट क्या होता है? 0 और 1, या तो 0 सेव करेगा या तो 1 सेव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मुझे आप थोड़ा और मैं डिटेल में जाता हूं। अभी मैंने जैसे लिखा है ए लेटर टाइप किया, बोलो इसका बाइनरी कोड क्या है? लेटर ए। हाँ, वेरी गुड। 1010। तो बोलो इसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। 4 बिट्स है तो कितने फ्लिप फ्लॉप? 4 फ्लिप फ्लॉप। ऐसे 4 फ्लिप फ्लॉप को मैं एक के बाद ऐसे लगाते गया। याद है डी फ्लिप फ्लॉप? याद है? हाँ, तो ऐसे 4 फ्लिप फ्लॉप को मैं याद ऐसे एक के बाद एक लगाते गया, 1010। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं which is used to store the temporary data in a faster way। बहुत ही फास्टर वे में ये मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड में ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए हम लोग मेमोरीज में जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब जो भी यूजर कुछ कमांड डालना चाह रहा है, तो ये पहले किसको जाते हैं? जो स्मॉलर साइज होते हैं ये किस में होते हैं? रजिस्टर में स्टोर होते हैं। तो रजिस्टर की साइज ऑफ मेमोरी ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? बाइट्स में होगी। ठीक है, किसमें होगी? बाइट्स में। याद है? तो इसलिए डीएसडी नहीं भूलना है। ठीक है, मैंने बोला पहले ही ये डीएसडी का आगे का पार्ट है। तो ये है मेरा रजिस्टर। तो 4 बिट स्टोर करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप, और ये 4 फ्लिप फ्लॉप को मैं एक सिक्वेंशियली लगाते गया तो बना रजिस्टर। तो ये जो भी मैंने टाइप किया ये पहले किस में चला गया? एक रजिस्टर में, एक रजिस्टर मेमोरी में जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? ठीक है, तुम इसने इनपुट दिया, किसके पास गया? टेम्पररी स्टोरेज किया, किसने? रजिस्टर ने स्टोर किया। अभी उस माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है? उसको नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज डिकोड। तो डिकोड क्या है? डिकोड मीन्स कन्वर्ट द यूजर डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखना है। जैसे हमने ऑलरेडी इधर कर दिया, आपने टाइप किया ए, ये किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर मतलब आईसी। आईसी को क्या समझ में आता है? सिर्फ जीरोस एंड वंस। तो जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोडिंग मतलब ही क्या? इस ए लेटर को हमने डिकोड करके 1010 के बाइनरी फॉर्म में लेके आए। बाइनरी फॉर्मेट में लेके आए। आ रहा है समझ में? तो टाइप किया, इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड ने ए लेटर, ये चला गया किधर? बाय सिस्टम बस के थ्रू एक मेमोरी में। मतलब मेमोरी में हम लोग फास्टेस्ट वे मेमोरी इज रजिस्टर। अगर बड़ा डेटा है, बड़े इंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग रैम मेमोरी के ऊपर पाएंगे। तो इसने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद प्रोसेसर का नेक्स्ट काम क्या है? इसको डिकोड करना था। इसको ये ए लैंग्वेज समझ में नहीं है, तो उसने पहले क्या किया? उसको डिकोड किया। और ये डिकोड होने के बाद थर्ड जो ऑपरेशन है दैट इज व्हाट? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब क्या? जो भी आप इंस्ट्रक्शन आपने टाइप किया है उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या? यहां पे मैं लिखता हूं
डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। अब बोलो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर पे ए लेटर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक सिंपल मैंने ऑपरेशन बताया कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, और इसके द्वारा हमने ये तीनों फंक्शंस देखे। फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, बाइनरी फॉर्मेट में डिकोड किया, एंड एग्जीक्यूट किया मतलब डिस्प्ले किया, ठीक है। तो ये तो मैंने सिंपल बता दिया, पर उसमें हम लोग जैसे आगे ऑपरेशंस होंगे, एडिशन ऑपरेशन, बाद में ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ये अरिथमेटिक हो गए। लॉजिकल में हम लोग ऑपरेशन करेंगे एंड और नॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले मोटर का, स्टेपर मोटर, तो ये आगे आगे चैप्टर में ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम लोग बेसिक से देखे। फर्स्ट हमने क्या देखा? ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी कंप्यूटर। इसमें ये 3 ब्लॉक्स होते हैं, और इसमें हमने फिलहाल अभी सिर्फ यही देखा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के ये 3 फंक्शंस देखे, एंड आईओ डिवाइसेस तो अपने को पता ही है, ठीक है। इसका आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता है ना, एग्जांपल्स पता है ना? हाँ, ठीक है। तो हम लोग बाद में आएंगे मेमोरीज, ओके, एंड सिस्टम बस। इतना लिख दो। यहां तक किसी को कुछ डाउट? देखो, समझने के लिए और देखने के लिए ये बहुत सिंपल है, बट मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप सिंपल ये ऐसे बाय हार्ट करके जाओ। आपको इसके अंदर के हर एक पॉइंट्स का ऑपरेशन पता होना चाहिए। जैसे रजिस्टर, आपको पता है रजिस्टर, बट रजिस्टर इज व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इसमें क्या यूज हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये डीएसडी का सब पार्ट क्यों है, माइक्रो कंट्रोलर डीएसडी में इंक्लूड क्यों हो जाता है, तो ये सब पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सब ऑपरेशन मतलब आपको पता होना चाहिए। जस्ट डोंट गो फॉर हाँ बाबा इसमें रजिस्टर्स होते हैं, बट रजिस्टर क्या है यही पता नहीं। फेच डिकोड एग्जीक्यूट ऑपरेशन होता है, बट उस एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो नहीं पता, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम बस। तो ये जो सिस्टम बस है, तो सिस्टम बस में भी टाइप्स ऑफ बसेस होते हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेस बस। एड्रेस बस, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करेगा? एड्रेस जैसे आपका भी घर का एड्रेस होता है, राइट, क्लास के एड्रेस है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में भी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस के कुछ एड्रेस हम लोग नोटिफाई करते हैं। तो एड्रेस बस क्या करता है? इट कैरीज द एड्रेस। तो मुझे डेटा कहां से लेना है, कहां पे स्टोर करना है, तो ये कौन बताता है? एड्रेस बस, ठीक है। तो ये सब कौन बताएगा? एड्रेस बस, ओके। नेक्स्ट जो बस होता है दैट इज कॉल्ड एज डेटा बस। तो डेटा बस क्या करेगा? डेटा बस कैरी करेगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है। जो भी डेटा है और जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको कैरी करने के लिए जो बस होती है दैट इज कॉल्ड एज डेटा बस। एंड थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल बस में नॉर्मली दो बेसिक ऑपरेशन में बताता हूं, दैट इज रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड राइट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। सो इसको हम लोग तीन सिस्टम बस को तीन इसमें क्लासिफाई करते हैं, दैट इज एड्रेस बस, जहां कहां से डेटा लेना है और कहां पे स्टोर करना है ये बताता है एड्रेस बस। डेटा बस मतलब कौन सा डेटा है, मतलब जैसे आपने 89 नंबर टाइप किया तो 89 नंबर इज द डेटा, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन विच लोकेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज एड्रेस। और कंट्रोल बस मतलब उसमें मुझे रीड करना है या फिर राइट करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। और इसमें हमें सिस्टम बस, तो सिस्टम बस इसको इसलिए बस मतलब क्या? फर्स्ट बस मतलब क्या है यहाँ पे? दिस इज अ सेट ऑफ लाइंस, ओके। हम लोग इसमें बोल सकते हैं इसको
सेट ऑफ लाइंस। तो सपोज मैं इसे 8 लाइंस को, सपोज दिस आर 8 लाइंस को मैंने एक ग्रुप करके एक बॉक्स के अंदर ऐसे निकाल के इस तरीके से दिखाया, ठीक है। सो दिस आर दी सेट ऑफ लाइंस, ईच लाइन कंटेनिंग अ डिफरेंट डेटा। एक में 2 नंबर्स है, एक में 24 है, एक में 49 है, ऐसे 8 अलग अलग डेटा है और 8 अलग अलग डेटा मैंने एक ब्लॉक में रखे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बस। नॉर्मल हम लोग बीएसटी बेस से ट्रैवल करते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, तो इसमें ये क्या करता है, नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है बसेस। तो बसेस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस, एंड ईच लाइन कैरीज वन डेटा। तो अगर डेटा बस है तो डेटा कैरी करेगा, एड्रेस बस है तो एड्रेस कैरी करेगा, अंडरस्टूड। कंट्रोल बस है तो वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा। तो नॉर्मल हम लोग देखते हैं रीड एंड राइट, ओके, बट इसके अलावा क्लॉकिंग होता है, ट्रिगर होते हैं, तो ये सब अलग अलग कंट्रोल लाइंस होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, रीड एंड राइट, दिस आर दी कंट्रोल। तो बस समझ में आया, व्हाट इज बस, दिस इज अ सेट ऑफ लाइंस। सिस्टम बस इसमें क्यों इसको बोला गया, बिकॉज एक सिस्टम को ये चलाता है। सिस्टम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, ये ब्लॉक से ये ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर होने के लिए मुझे किसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो ये है मेरी सिस्टम बस। तो सिस्टम बस इसको इसलिए बोला गया, एक कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग ये सेट ऑफ लाइंस यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सिस्टम। आया समझ में, ठीक है। तो अगर ये मैंने इस तरीके से लाया बस बोला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 8 बिट डेटा बस। इस तरीके से हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, ओके। जितने नंबर ऑफ लाइंस उतना नंबर ऑफ डेटा बस। सो नेक्स्ट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। मेमोरी में ठीक है, थोड़ा ट्रायंगल बिगड़ गया। सो दिस इज टाइप ऑफ हायरार्की ऑफ मेमोरी। तो अगर किसी ने भी आपको पूछा कि विच इज द फास्टेस्ट वन और किस तरीके से, तो ये पिरामिड याद रखने का मेमोरीज के लिए। कोई भी टाइप्स ऑफ मेमोरीज मैंने यहाँ पे सब मेमोरीज कवर की। फर्स्ट इज द रजिस्टर, ठीक है। तो कैसे याद करना है, देखो इसके ऑब्वियसली साइज बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें ये जो डेटा है इसमें हमेशा बाइट्स में सेव करता है, बिट्स बाइट्स निबल वर्ड, पता है ना, आया ना। निबल मतलब कितना होगा, अरे हाँ तो बोले, अभी बोलो। बाइट मतलब कितना होता है, 8 वॉट बिट्स। वर्ड मतलब, दोस्तों सेम 4 में आ गए, जागो। बिट मतलब 0 या फिर 1, या फिर 1, 0 एंड 1 नहीं लिखना है, और 1, या तो 0 या फिर 1। बाइट मतलब 8 बिट्स, ठीक है। दिस इज 1 बिट। बिट
एक बिट 0 या फिर 1 को सेव करेगा ये, ठीक है। निबल मतलब 4 बिट्स, ओके। आगे वर्ड मतलब 16 बिट्स, वर्ड मतलब 16 बिट्स। एंड डबल वर्ड दैट इज 32 बिट्स ऑफ डेटा। तो जैसे मैं आपको बताऊं बाइट, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दैट इज 8 बिट्स। ऐसे 8 जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज होगी। निबल बोलूं तो आपको पता होना चाहिए इसमें 4 जीरोज एंड वंस होंगे, 0 या फिर 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0, तो 4 बिट्स है, तो इसको बोलेंगे निबल। इसको क्या बोलेंगे? बाइट। तो ऐसे 8 जीरोज एंड वंस होंगे, तो उसको बोलेंगे बाइट। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैश मेमोरी में L1 L2 एंड L3, दिस आर दी 3 टाइप्स ऑफ कैश, ओके। अभी ये कैश मेमोरी विच इज इनबिल्ट होती है प्रोसेसर के साथ, इसलिए आप ज्यादा फास्टर तरीके से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मली इन किलोबाइट्स, केवी, क्या बोलते हैं इसको? किलोबाइट्स। जो रैम मेमोरी होती है, रैम की चिप देखी है ना आपने, कंप्यूटर में होती है, आया ना, इस तरीके से चिप होती है, ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से रैम मेमोरी होती है। ये कितना होता है नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली इट इज इन MB टू GBs में अभी आने लगी है, ठीक है। दिस रॉ मेमोरी इट इज इन डबल देन GB, मतलब इसमें अगर 10 GB होगा तो उससे ज्यादा ही होगा। देन हार्ड डिस्क, या भी TBs में आते हैं, 1 TB 2 TB 3 TB, तो इस तरीके से। एंड दिस इज द वर्चुअल मेमोरी, मतलब क्या? टोटल क्लाउड डेटा। तो अभी अपने को क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब IT सब्जेक्ट में नहीं जाना है, बट वर्चुअल मेमोरी, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो ना, तो गूगल ड्राइव आपको मैक्सिमम 15 GB ऑफ फ्री डेटा दे देता है। क्यों देता है? बिकॉज इट इज फ्री, ठीक है। इसके लिए कुछ 15 GB के लिए आपको कुछ खर्चा पैसा मांगता है क्या? हाँ, उसके ऊपर अगर चला गया तो आपको नोटिफिकेशन आता है, बट 15 GB क्लाउड डेटा इज फ्री। तो ये किस में आ जाता है? वर्चुअल मेमोरी में। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। सो याद कैसे रखना है? तो ऐसा हमने पिरामिड जैसा बना दिया स्ट्रक्चर, जिसका साइज कम उसमें ऑलरेडी डेटा कम रहेगा, बट कॉस्ट वाइज सबसे महंगा कौन होता है पता है? इन टर्म्स ऑफ दिस, रजिस्टर एंड कैश। छोटा डेटा अगर रैम में, अगर आप रैम भी खरीदने जाओ, एक रैम मेमोरी खरीदो और एक हार्ड डिस्क खरीदो। समझो मैंने आपको बोला 16 GB का रैम खरीद के लाओ या 8 GB का रैम खरीदो, और मैंने बोला 1 TB का हार्ड डिस्क देखो, दोनों का प्राइस कंपेयर करो। 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क एंड 8 और 16 GB ऑफ रैम, ठीक है। आपको पता चलेगा कि देर विल बी, उसमें भी आपको रैम का प्राइस ज्यादा मिलेगा। क्यों? ये प्राइस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पता है? ये डिपेंड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। माइक्रो प्रोसेसर के में जितना नजदीक मेरा मेमोरी होगा, उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। तो पहले कौन बैठेगा? रजिस्टर, फिर कौन आएगा? कैश, फिर कौन आएगा? रैम, फिर कौन आएगा? रोम, इस तरीके से। क्यों? जो माइक्रो प्रोसेसर के नजदीक है उसका प्राइस ज्यादा। क्यों ऐसे? क्योंकि ये स्पीड, जल्दी आपको डेटा भेज के ट्रांसफर करने की आदत है, तो अपने को ज्यादा वेट नहीं करना होता ना, फास्ट ऑपरेशन करने होते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल एक सॉन्ग भी प्ले करते हो और वो सॉन्ग प्ले करने के लिए भी 5-10 सेकंड लेते हो, तो आप ऐसे मोबाइल पटक देते हो या ये ऑक्स केबल ऐसे निकालते हो या ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। वी आर इन हरीज, राइट? तो इसके लिए हमें जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन चाहिए वो देने के लिए हमें जितना माइक्रो प्रोसेसर के नजदीक मेरा मेमोरी रहती है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, बट उसकी साइज भी कम होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने को याद रखना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन के मामले में एंड कॉस्ट के बारे में हमने को इस तरीके से याद रखना है, बट साइज ऑफ मेमोरी मेरी ऐसे डाउन डाउन होती जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी।
आया समझ में? तो इसको हायरार्की ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं और ये आपको इसमें भी यूज होगा, मेमोरीज में। कौन सी मेमोरी क्या काम करेगी, अभी आप इसमें आराम से 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। रजिस्टर, क्या होता है रजिस्टर? विच इज यूज टू स्टोर, पहले तो इंफॉर्मेशन के बारे में बताओ। रजिस्टर इज यूज टू स्टोर दी नंबर ऑफ बिट्स, ओके। तो बाइट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, फिर हम लोग इसका बोलेंगे स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये सेकेंड पॉइंट होगा। तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन इसका हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑल द मेमोरीज, एंड कॉस्ट के मामले में भी ये हायर होगा। तो ऐसे अपना 10 पॉइंट, मतलब हर एक के लिए 3-3 पॉइंट। यही तो इंजीनियरिंग है, रट्टा नहीं माना, अपने को इस तरीके से याद रखना है। क्लियर? मेमोरीज के बारे में आपको टेक्मैक्स टेक्स्ट बुक्स में यही सब पॉइंट्स दिखेंगे, बट कैसे, पैराग्राफ फॉर्म में, इस तरीके से, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब समझने, मतलब रट्टा मारने के लिए हम लोग को इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहला क्या बताया, इसके बारे में पूरा बताया। पेज डिकोड ऑपरेशंस तीनों भी लिख के दिए। सिस्टम बस के बारे में भी तीनों बताया। मेमोरीज का मैंने एक डायग्राम बताया, उसके हिसाब से आप पॉइंट बना सकते हो। यस, एंड आईओ डिवाइसेस, इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स आप लिख ही सकते हो, और इसके एग्जांपल दे दो। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर लिख दो, प्रिंटर लिख दो। ठीक है, हो गया। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये? 10 मार्क। ठीक है, तो 10 मार्क के लिए उस तरीके से अपने को क्या लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टूड? हो गया फिक्स दिमाग में? ठीक है, तो हमने पहले इससे द्वारा क्या देखा, पूरा माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम विच डिटेलिंग के साथ देखा है। ठीक है, तीनों भी ब्लॉक्स, और आंसर कैसे लिखना है ये भी अपने को पता चला है। किसी को कुछ डाउट है अभी पूछ लो। और ये ऐसे बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स याद रहने चाहिए, एज वेल एज बीसीडी कोड, कोई भी नंबर का आपको पता होना चाहिए। ई का बीसीडी कोड क्या है आपको? ई 111 रॉन्ग। बी का बोलो। आना चाहिए, हमने बहुत बार वही तो यूज किया है सब जगह पे। 8 आपको ब्लू शर्ट। 2 का क्या है? बीसीडी कोड हमेशा 4 बिट में होता है, ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? मैं कभी भी बीच में ये पूछूंगा, ये हायरार्की, पेज डिकोड, एग्जीक्यूट, अभी तो मैंने सिंपल सिंपल ही लिया है, बट याद होना चाहिए। डन? ठीक है, आपको 2 रेज़ टू n का कंसेप्ट तो पता है ना? 2 रेज़ टू n, ठीक है, 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4,
बोलो 2:0 क्या होगा? ठीक है, राइट। अभी वैसे 2:20 हो गया, तो ये मेरा केबी में चला गया। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? 1024। तो आप जैसे वो पेन ड्राइव लेते हो ना 1 GB, तो वो एक्चुअली 1 GB में आपको कितना मिलता है स्टोरेज मेमोरी? थोड़ा कम ही मिलता है ना, क्योंकि उसमें जो उसके ड्राइवर्स है वो थोड़ा खा लेता है, बट इसमें एक्चुअली होते हैं कितने लाइंस? 1024 बिट्स ऑफ लाइंस होते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, 2:10 मतलब यहाँ पे m, उसके बाद 30 मतलब 1024 गीगाबाइट्स, एंड 2:40 मतलब 2 के ऊपर 40 टाइम्स मेरे जीरोस एंड वंस होंगे, तो वो कितना हो जाएगा? ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से वाइवा में पूछ सकते हैं कि बाबा 1 TB है या फिर GB है, या 2:20 कितना होता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसका और एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे हम लोग पहले इतना केबीस तक लिख गए, अभी जैसे मैं आगे लिखते गया 2:11, 2:12, 2:13, तो ये क्या बन जाएंगे? ये हो जाएगा किलो बाइट्स में। ये सब क्या है? बाइट्स में। आया समझ में? तो ये 2:12 मतलब 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB, फिर उसके आगे 2, ये सब किसमें भरेंगे? केबीज में। तो उसके आगे अगर 2:21, 2:22 इस तरीके से आएगा, तो ये क्या बोलेंगे? मेगाबाइट्स। तो कैसे याद रखेंगे? 2:22 मतलब 4 MB। आ रहा है समझ में? 2:32 होगा तो किस में आ जाएगा? गीगाबाइट्स। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग याद सकते। तो पहले हमने याद क्या रखा? इतना ही। फिर हम लोग कोई भी ऐड, तो अभी मैंने ये सब आपको क्यों बताया? इससे हमें दो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक है एड्रेस। जो भी एड्रेस होते हैं ये हमेशा इस तरीके से नोटिफाई किए जाते हैं। 4 डिजिट होगा, 4 ऐसे डिजिट होगा, और उसके आगे हम लोग लिखेंगे एच। ठीक है, ये जो एच है ये इंडिकेट करता है हेक्साडेसिमल को, एंड दिस एच इज इंडिकेट्स द एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, विच इंडिकेट्स द मेमोरी एड्रेस। डेटा के आगे अगर मैं ऐसा नंबर लिखता हूं, डेटा, अगर मैं ऐसा नंबर लिखता हूं, तो इसके आगे और पीछे ऐसा कुछ एच और ये कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर सिंपल नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। बट कोई भी नंबर के ऊपर और 4 डिजिट, 4 डिजिट, ये ध्यान से सुनो, 4 डिजिट नंबर के आगे, 3 नहीं 4 ही डिजिट के आगे एच लिखा होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे मेमोरी एड्रेस। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एच लगा है तो समझ जाओ कि वो मेमोरी एड्रेस है, वो नंबर नहीं है, 2000 नंबर नहीं है, वो उसका एड्रेस है। तो जैसे इस तरीके से 8 बिट ऑफ डेटा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से इसको स्पेसिफाई किया जाएगा। 2000H, 2001H से लेके सपोज ये 2008H है, तो दिस इज द मेमोरी लोकेशन, दिस इज द मेमोरी लोकेशन। और इसके अंदर मैं क्या सेव करते जा रहा हूं? डेटा। तो जैसे मैंने बोला, यूजर क्या कर रहा है, आप लोग क्या करते हो? नंबर को टाइप करते जाते हो 87 28, तो ये एक रजिस्टर के मेमोरी एड्रेस में से डेटा क्या लेके जाता है? लेके सेव करता है इस मेमोरी लोकेशन पे, और फिर इससे डेटा उठाता है। तो कहा कौन से मेमोरी एड्रेस से डेटा स्टोर करना है, कौन से मेमोरी एड्रेस पे डेटा स्टोर करना है, और कौन से मेमोरी एड्रेस से डेटा लेना है, ये कौन डिसाइड करता है?
मेरा फेच ऑपरेशन, ठीक है, ये मेरा डिसाइड करता है फेच ऑपरेशन, ठीक है। तो आया समझ में मेमोरी एड्रेस का कंसेप्ट। तो इसमें मैंने सिस्टम बस में जो बताया था ना, डेटा एंड मेमोरी, तो ये है मेमोरी एड्रेस और उसमें होता है डेटा। और एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा बता दूं, आप जैसे पहले अभी लेटर्स, अपना जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन एक लेटर लेके आते थे, तो लेटर के ऊपर, कवर लेटर के ऊपर क्या लिखा रहता है, एड्रेस, इसका पिन कोड के साथ। तो एड्रेस ये पिन कोड है, और जैसे आप उसको एनवेलप को ओपन करते हो और उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेरा डेटा है, रहेगा फिक्स, अंडरस्टूड। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी ऑपरेट करता है, मेमोरी एंड द डेटा के ऊपर। क्लियर, आया समझ में मेमोरी एड्रेस एंड डेटा के ऊपर। तो ये समझ, ये लिख के रखो, इसके ऊपर आपको ऐसे शॉर्ट में कभी एमसीक्यू अपना वाइवास के लिए पूछ सकते हैं, मेमोरी लाइंस कितने होते हैं, और ये अपने को बाद में भी काम आएगा, मेमोरी एड्रेसेस। इसके बाद इसमें जो तीन बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जिसको हम लोग स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है यूएस सेमेस्टर एग्जाम में। ये एक मिक्स, मतलब मिक्स क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि माइक्रो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करो, एंड उसके साथ ये जो तीन पॉइंट है, एक्सप्लेन प्रोग्राम काउंटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पीसी। ओके, तो ये अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर में ये हो जाता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो नहीं तो पीसी के ऊपर लिखे आओगे, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टैक, एंड जो थर्ड वन है दैट इज स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो ये तीन बेसिक पूछा जाता है कि ये तीन टर्म्स एक्सप्लेन करो। तो प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग पहले, अभी मैंने एड्रेस और डेटा बस के बारे में बताया, तो प्रोग्राम क्या हुआ, वो लास्ट बेंच दर्द होने लगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, क्या लिखा है मैंने, इट इज यूज टू स्टोर द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी मतलब मेरा, जैसे मैं सेटअप प्रोग्राम रन कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेमोरी एड्रेस लिखे हुए हैं, और मैंने ऐसे कोड में लिखते जा रहा हूँ 1 2 3 4 5, ओके। तो प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या, समझो ये ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन चल रहा है, तो इसको बोलेंगे करंट ऑपरेशन। तो इसके बाद कौन सा ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन लेना है या कौन सा डेटा लेना है, तो उसका जो भी एड्रेस है, मतलब क्या होगा 2001H, तो ये मेरा करंट एड्रेस होगा। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 2001, सो दैट 2001 को जो होल्ड करके रख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम काउंटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम काउंटर। सो इट स्टोर्स द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस लोकेशन,
ठीक है, अगर यहाँ पे करंट ऑपरेशन है तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस क्या होगा, 2004 या सॉरी 2003, तो 2003 को ये स्टोर कर रहा है, तो दैट इज योर प्रोग्राम काउंटर। आ रहा है समझ में? तो ये जो पीसी है इसको हम लोग एसएफआर भी बोलते हैं। ये एक एसएफआर स्टैंड फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड एज एसएफआर। व्हाई इट इज स्पेशल फंक्शन? बिकॉज, और इसका मेन काम क्या है, ये प्रोसेसर को बताता है कि नेक्स्ट क्या ऑपरेशन लेना है, कौन से मेमोरी एड्रेस से डेटा लेना है, और इस तरीके से ये सीक्वेंस करके रखता है। तो ये इसलिए लिखा है इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो हम आप लोग जो भी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो या कोई भी सी या एलपी प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, ठीक है। कोई एक डेटा लिखा, उसके बाद आपने एडिशन किया, उसके बाद उसको प्रिंट किया, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज एक्चुअली जो भी मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अरेंज करने का काम, सीक्वेंस वाइज अरेंज करने का काम, और उसका जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर को बताने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। तो समझ लो प्रोग्राम काउंटर का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस नहीं बताएगा तो माइक्रो प्रोसेसर आगे काम ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? सो क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्राम काउंटर इज द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ओके, ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस लोकेशन। एंड ये किस लिए यूज होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर द प्रोग्राम काउंटर? इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये है मेन, और ये सब किसको बताता है, एंड ऑल द डेटा इज गिवन टू व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? आया समझ में? तो ये हो गया अपना इतना। अभी मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, ये प्रोग्राम काउंटर को कोई इंटरप्ट कर सकता है क्या? तो हाँ, जैसे कि मैंने अगर लिखा यहाँ पे सपोज 2000H, ओके, इसमें मैंने कुछ तो डेटा लिखा, दैट इज 38, इस तरीके से मैंने कुछ तो डेटा लिखा। नेक्स्ट जो है दैट इज 2001H, इसमें मैं बता रहा हूं कि ऐड इंस्ट्रक्शन करना है, और यहां पे मैंने नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस लिखा, और इसमें लिखा JMP विच इज स्टैंड फॉर जंप। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये हर बार सीक्वेंस में ही जाएगा, ये जंप भी कर सकता है फ्रॉम 2001 टू 2005। जैसे आप लूप यूज करते हो ना, फॉर लूप, याद है? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी मेमोरी लोकेशन मतलब दूसरे लोकेशन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, सो इसको इंटरप्ट, ये प्रोग्राम काउंटर दो हिसाब से अपने को रुकने की ये करता है। फर्स्ट इज द जंप एंड नेक्स्ट होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि एक डेटा लिया, उसको मैंने बताया ऐड करना है, और उसके बाद मुझे जंप करना है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या बता रहा है, ये नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस मतलब कहां से कहां जंप करना है, ये सब कौन काम बता रहा है, प्रोग्राम काउंटर। आया समझ में इतना चीज? नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टैक। स्टैक क्या है? इट इज अ रिजर्व्ड और रिजर्व मेमोरी नहीं बोलूंगा मैं, रिजर्व स्पेस इन माइक्रोप्रोसेसर। इट इज अ रिजर्व स्पेस इन द माइक्रोप्रोसेसर। तो रिजर्व स्पेस मतलब क्या, जैसे कि अगर मैंने इस तरीके से एक स्टैक बनाया, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक और द मेमोरी जिसमें ऐसे लेयर्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें बेसिकली किए जाते हैं दो ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप। तो पुश मतलब क्या, पुश करना कंटेंट को किसमें, इस रिजर्व स्पेस में। ये रिजर्व स्पेस इन द माइक्रोप्रोसेसर इज नथिंग बट द टेम्पररी मेमोरी।
ठीक है, तो आप अपने पास अपने समझो ऐसे मैंने चार पांच इंस्ट्रक्शन लिए, समझो 78 या फिर सिंगल डिजिट में ही लेते हैं समझने के लिए, 8 9 7 4 2 रैंडम में ले लिया। ठीक है, अभी ये जो स्टोरेज स्पेस है, मतलब ये मेरे जो अलग अलग, ये क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेटा। ये है मेरा डेटा। ओके, तो फर्स्ट ये जो डेटा है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पुश किया, धकेल दिया, किसमें, इस रिजर्व स्पेस में। तो ये रिजर्व स्पेस में यहाँ पे चलेगा क्या, नहीं, ये आगे इस तरीके से डिक्रीमेंट होके नीचे नीचे यहाँ पे चला जाएगा, और ऊपर वाली स्पेस को क्या करेगा, खाली छोड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे का डेटा भी होने वाला है, पर ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कितना बाइट्स का उसका मेमोरी है, इसलिए मैंने बाइट्स ऑफ मेमोरी में बताया था, रजिस्टर है ना, 8 बाइट तो 8 मेमोरी लोकेशंस। ओके, इसने इसको पुश किया, लास्ट में चला गया। फिर नेक्स्ट कंटेंट कौन होगा बोलो, 4, तो 4 इधर आएगा, 7 9 एंड 8, so this is push the content into the reserve space or the memory, stack memory. ओके, इतना समझ में आया, पुश ऑपरेशन क्लियर। अभी पॉप मतलब क्या, इस डेटा को हमें क्या करना है, लेना है, फिर से लेना है और उसको प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हम लोग किस तरीके से लेंगे, ये जो पहला वाला डेटा है इसको हम लोग लास्ट में इस तरीके से भेजेंगे, गया। तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करते जा रहा था, -1 -2 -3 इस तरीके से। कितने ऑपरेशन किए मैंने, 4। तो मैंने इसको भी मुझे फिर से 0 लेके आना है, तो मैं पहले यहाँ पे एक डेटा मैंने वैसे ऊपर वाला भेज दिया, पॉप किया मतलब बाहर फेंका। ठीक है, इधर आ गया, तो ये हो गया यहाँ पे 8, तो यहाँ पे मैंने लिखा +1, फिर 9 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा +2, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 को बाहर निकाला, फिर 4 को बाहर निकाला, फिर 2 को, तो +3 +4 +1। तो इससे मैंने ये क्यों आपको बताना था, पुश मतलब पुश द कंटेंट इनटू द रिजर्व स्पेस। इसमें आप क्या करते हो, डिक्रीमेंट करते हो मेमोरी एड्रेस को, डिक्रीमेंट द कंटेंट। और जब ये पॉप करते हो तो आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट द मेमोरी एड्रेस। याद रहेगी, याद रहेगा। तो ये अपने को इसी तरीके से एग्जाम में भी बताना है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, पुश क्या है, पॉप क्या है। ठीक है, किसमें यूज कर किया है, ये स्टैक। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को बताता है, टू अरेंज द सीक्वेंस। माइक्रो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट कौन से मेमोरी एड्रेस से डेटा लेना है या फिर क्या ऑपरेशन करना है। इतना समझ में आया, ठीक है। एंड बाय द वे, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, पुश पॉप, यहाँ पे मैंने पॉप ऑपरेशन किए। ठीक है, ये मैं पुश यहां से हटा देता हूं, इट इज रिटन ही। यहां से मैं पुश करूंगा ना, और यहां से मैं पॉप करूंगा। ठीक है, तो एक इसमें हम लोग फिर से उस रजिस्टर के ऊपर आते हैं, डीएसडी, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, याद है। अरे शिफ्ट रजिस्टर्स तो पता है, उसमें शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स थे, आया नहीं था क्या एग्जाम में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, बस। ऐसा कुछ तो था, सीरियल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट क्या था, ओके याद है ना, हाँ भूल गए। तो ये सब टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। और इसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, that is called as FIFO, and last in first out, it is in LEAF। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी मुझे बताओ ये कौन से ऑपरेशन पे आता है, वेरी गुड, लास्ट जो आएगा वो पहले बाहर पड़ेगा। तो अगेन ये कौन से ऑपरेशन के ऊपर आया, रजिस्टर। तो रजिस्टर में ही हमने सीखा है कि देयर आर टाइप्स ऑफ रजिस्टर, और इस तरीके से हम लोग डेटा को बाहर निकालते हैं।
तो ये ऑलरेडी आपको डीएसडी बता देता है कि डेटा कैसे लेना है एंड कैसे बाहर निकालना है। तो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आएगा उसको पहले बाहर निकालेगा। बट इस तरीके से हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो यू हैव टू गेट द सेम डेटा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो जो लास्ट आएगा उसको मैं फर्स्ट आउट करते जाऊंगा। तो इट इज ऑलवेज इन लीफो फैशन, इसमें लीफो फैशन। अंडरस्टूड? सो लास्ट इन अपने को किससे मतलब है? इसे। तो मैंने यही लिख दिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पुश, मतलब पुश द कंटेंट इनटू द स्टैक, that is decrement the memory addresses, and pop means pop out the content from the stack memory, that is increment the memory addresses, और increment operation इसमें हम लोग करते हैं। क्लियर? Where is your pen? हैंडराइटिंग ऐसी है या ऐसा भी निकाल रहे हो? ओरिजिनल कैसा है? इम्प्रूव करना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझेगा ही नहीं तूने क्या लिखा है तो कैसे? थेरी एक दोन मेडिकल सर आहेत. प्युअर थेरी फर्स्टच बोलू शकतोस, म्हणजे प्युअर थेरी असं नाही पण 90% ऑफ थेरी. प्रोग्राम चॅप्टर 4 अँड चॅप्टर 6. व्हीएचडीएल सारखे नाही, ठीक आहे त्याच्यासारखे मग ते वेगळे आहेत. व्हीएचडीएल इज टोटली डिफरंट, हे पूर्ण वेगळे आहेत. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आ रहा है समझ में?
डन। तो आफ्टर दैट द स्टैक मेमोरी हमने सीख लिया। स्टैक मेमोरी के बाद आता है स्टैक पॉइंटर। तो मैंने स्टैक पॉइंटर के लिए क्या बोला था, इस इंडिकेट्स क्या लिखा मैंने, इट इंडिकेट्स द करंट और टॉप ऑफ द स्टैक। क्यों ऐसा लिखा, टॉप ऑफ द स्टैक, आ रहा है समझ में? करंट लोकेशन कहाँ होगा हमेशा, एट द टॉप। सो दैट इज यहाँ पे हमें लिखते हैं इट इंडिकेट्स द करंट और द टॉप ऑफ द स्टैक। तो उसको जो पॉइंट बताता है, इसको इंडिकेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैक पॉइंटर। उसको क्या बोलेंगे, स्टैक पॉइंटर। तो अगेन स्टैक पॉइंटर में वही ऑपरेशंस होंगे, कौन से, पुश एंड पॉप। क्यों, क्योंकि ये टोटली रिलेटेड मेरे स्टैक मेमोरी के साथ ही, तो मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया था। तो वही पुश एंड पॉप ऑपरेशंस यहाँ पे होंगे। तो अभी किसी को ये डाउट आया कि मैं यहाँ पे पुश लिख रहा हूँ, पॉप लिख रहा हूँ, या फिर जो ऐड लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? सो इन दिस देर आर two things. First is opcode and second is operand. Opcode and operand. Opcode मतलब क्या? Opcode मतलब ये ऑपरेशनल कोड इसको इंडिकेट करता है। ऑपकोड का पूरा फुल फॉर्म है ऑपरेशनल कोड। एंड ऑपरेंड मतलब यहाँ पे एड्रेस एंड डेटा। ऑपरेशनल एड्रेस, ए स्टैंड फॉर एड्रेस, एंड डेटा। ठीक है, तो ऑपकोड मतलब क्या, मैं कौन सा ऑपरेशन प्रोसेसर से करवाना चाह रहा हूं, ऐड, सब, मल, डिव, एंड, और, नॉट, याद है सब ये, नैंड। तो यहां से यहां तक और भी नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर सब है। तो ये सब क्या हो गए, लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दैट इज ऑपरेशन प्लस कोड, तो इट इज कॉल्ड एज ऑप कोड। और यहाँ पे ऑपरेशन विथ व्हाट, एड्रेस प्लस, यहाँ पे एन मतलब मैं प्लस ये लिख सकता हूं, या फिर एंड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं या फिर डेटा लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, ये सभी जो है ये मैंने किस में लिखे, कैपिटल लेटर में। तो ऑपकोड्स आर ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर। इसमें आप ADD इस तरीके से नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, एड, सब, मल, डिव, एंड, और, नॉट, इस तरीके से ही आपको लिखना है। क्लियर? एंड ऑपरेंड मतलब क्या, वहां पे मुझे ऐड ऑपरेशन करना है, तो मैं इंडिकेट करने के लिए डेटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 87। सर आपने बोला था 87 लिखेंगे तो वो डेटा होता है, इसके आगे अब ये हैश लगा दिया, ये इंस्टाग्राम वाला हैश है? नहीं, ये हैश इंडिकेट करता है कि इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ये हैश आता है। आपने हैश डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड इट इज अ डेटा। बट कभी कभी यूजर खुद कंफ्यूज होता है कि डेटा कौन सा है और एड्रेस कौन सा है। सपोज मैंने एक नंबर लिखा, ये दोनों भी नंबर सेम ही है, बट एक के आगे मैंने H लगा दिया है, यहाँ पे नहीं लगा है, तो दिस इज एड्रेस, दिस इज डेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसके आगे हैश लगा देते हैं, टू इंडिकेट दिस हैश स्टैंड फॉर द डेटा। आ रहा है समझ में बात? ओके, सो
क्या करें, ऐड दिस डेटा विथ सम अनदर डेटा जो आप पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा, मल्टीप्लीकेशन विद दिस डेटा, तो हम लोग डायरेक्टली डेटा डाल सकते हैं, दिस इज व्हाट डायरेक्टली डेटा इज इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर एड्रेस इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब क्या, आप माइक्रो प्रोसेसर को बोलोगे कि भाई 2002 में जो भी डेटा है उसको लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग, और ये जो है दैट इज कॉल्ड एज डेटा एड्रेसिंग। ओके, मैं डेटा डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर को, मैं माइक्रो प्रोसेसर को ज्यादा डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये डेटा है, इससे तू ऑपरेशन परफॉर्म कर। और दूसरी चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोकेशन पे जा, इस लोकेशन में जो डेटा है उसके साथ ऐड ऑपरेशन परफॉर्म। तो देयर आर टू वेज, तो उसको हम लोग एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो अभी पहले अपने को ये पता होना चाहिए, ऑपकोड मतलब ये इस तरीके से होता है जो ऑपरेशंस बताते हैं। तो ये पुश, पॉप, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है, दैट इज ऑपकोड्स है। ये क्या है, ऑपकोड्स है। और इसके आगे मैं जो भी नंबर लिख रहा हूं, ये मेरा क्या होगा, डेटा होगा या फिर एड्रेस होगा। अगर लास्ट में एच है तो एड्रेस। आ रहा है समझ में, पिक्चर क्लियर है? ठीक है, ये भी ये लिख के रखो। तो फर्स्ट जो मैंने लिखे ये कौन सा ऑपरेशंस थे, अरिथमेटिक। हाँ, ये हमने इसलिए बताया ताकि आपको ऑपकोड और ऑपरेंड का बीच का डिफरेंस पता चले। तो अभी मैं जैसे ही आपको बोलूंगा, ये सब टर्म्स याद रखने हैं, ये सब कीवर्ड्स है, अपने को याद रखने हैं। ऑपकोड बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो ऑपरेशन के बारे में सर बोल रहे हैं। ऑपरेंड मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सर एड्रेस या फिर डेटा के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में डाल दो। वैसे ही ये पुश, पॉप, ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पुश मतलब हम लोग डेटा एक ढकेलते जा रहे हैं मेमोरी में, उसमें हम लोग डिक्रीमेंट करते जाएंगे एड्रेस। पॉप आउट मतलब हमें बाहर निकाला है। सिंपल सी बात है ना, पुश मतलब पुश करना। पॉप, पॉपकॉर्न आता है ना, बाहर फेंक देता है ना, वही है पॉप। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन द प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर। 10 मार्क के लिए एक बार सेपरेटली पूछा गया था, 10 मार्क के लिए सेपरेटली पूछा गया था, एंड एक बार मिक्स पूछा गया था विद द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम बनाना था, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना था, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताना था। क्लियर? बाकी इसके ऊपर मतलब 10 मार्क का किस तरीके से लिखना है, मैंने अभी सिंपल कीवर्ड्स में लिखे हैं। डिटेलिंग नोट्स आप नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो स्टैक पॉइंटर भी एक एसएफआर है। हाँ, एसएफआर का मतलब क्या है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, याद है ना? आफ्टर दिस अभी हम लोग सीखेंगे साइकिल्स। ओके, तो हम जो चलाते हैं वो वाले साइकिल नहीं, अभी माइक्रो प्रोसेसर के साइकिल्स के बाद इसमें हम लोग
कौन से साइकिल्स हम लोग पढ़ने वाले? तो फर्स्ट फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, एंड मशीन साइकिल। ठीक है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लॉक, अब पीरियोडिक सिग्नल कैसे इसको इंडिकेट करते हैं? इस तरीके से। पीरियोडिक क्यों बोला जाता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये आता है, 2-2 सेकंड के बाद आएगा तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक। और पीरियोडिक किसको बोलेंगे? एक बार 2 के बाद आया, एक बार 3 के बाद आया, उसको बोलेंगे अपीरियोडिक। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ साइकिल्स बनाए, तो दिस इज अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, कितने ऐसे क्लॉक साइकिल्स बनाए मैंने, मतलब इतने ऐसे कैसे, कितने पल्सेस बनाए, ये पल्स भी इसको बोलते हैं। कितने पल्स है? 6। तो 6 पल्सेस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटेशन ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो सपोज मैं यहां से फर्स्ट सेकंड, ये मेरा क्या होता है? राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक, फॉलोइंग एज ऑफ द क्लॉक, याद है ना? हाँ, तो मैं यहां से मैं ऑपरेशन खत्म करना चाह रहा हूं और यहां से नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा देख रहे हैं कि सपोज ये मेरा फेज साइकिल है, ये मेरा एग्जीक्यूट साइकिल है। तो एग्जीक्यूट साइकिल इज ऑलवेज कंबाइंड विद द डिकोडर। तो आप बोलोगे सर वो फेज डिकोड और डिकोड का क्या हो गया? तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो डिकोड ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होते हैं। डिकोड करके ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले पे शो करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट में ज्यादा क्या करना है? डिकोड होने के बाद सिर्फ शो तो करना है, तो दैट इज, इसलिए ये एक साथ आ जाता है। तो 3 क्लॉक साइकिल्स फेज के लिए लिए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 क्लॉक साइकिल इसने फेच के लिए लिए, 3 क्लॉक साइकिल इसने किसके लिए लिए? एग्जीक्यूट के लिए लिए। तो इस यहां से यहां तक हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट साइकिल। और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फेच साइकिल। और यहां से यहां तक पूरा इसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन साइकिल। डायग्राम से क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है? इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जहां पे मैं एक इंस्ट्रक्शन कुछ तो डाल रहा हूं, उसका फेचिंग एज वेल एज एग्जीक्यूट जो हो रहा है पूरा ऑपरेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब आप एक कोई भी इंस्ट्रक्शन डाल रहे हो, उसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IC इज इक्वल्स टू फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, हम लोग इस तरीके से, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सपोज if a cycle is 3 millisecond and execute cycle is 7 millisecond, what is the instruction cycle? 10 milliseconds. Okay, 10 milliseconds आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में बताया, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे मैंने 10 इंस्ट्रक्शन लिखे, ऐसे मैंने 10 इंस्ट्रक्शन लिखे, और वो 10 इंस्ट्रक्शन का पूरा मतलब ऐसे ही मैं 6 क्लॉक साइकिल 10 बार बनाऊंगा। 6 क्लॉक साइकिल में 10 बार बनाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मशीन साइकिल। मतलब मैंने एक पूरा प्रोग्राम, पूरा जो ऑपरेशन है, सभी ऑपरेशन एक बार डाल दिए, उसको बोलेंगे मशीन साइकिल। आया समझ में? सिंपल था है। ठीक है, डायग्राम याद रखना है, बाकी का चीज अपने को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फेच 3 साइकिल है, एग्जीक्यूट 3 साइकिल में हो गया, तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल विल बी 6। ऐसे में 10 बार कर रहा हूं, तो द 10 इंटू 6 तो 60। ठीक है, दैट इज मशीन साइकिल। आया समझ में? तो इसके डेफिनेशन आ सकते हैं, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल और व्हाट इज मशीन साइकिल। नॉर्मली फेच एंड डिकोड नहीं पूछते, फेच एग्जीक्यूट नहीं पूछते। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर मशीन साइकिल क्या होता है उसके ऊपर
डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये डायग्राम के द्वारा आपको बताना है और एक एग्जांपल बना लिख दो। फेज साइकिल अगर 3 है, ये 3 है, तो टोटल ये 6 हो जाए। ठीक है, क्या हुआ, मशीन साइकिल नहीं समझ में आया तो पूछो ना। ये 6 क्लॉक साइकिल हो गया, यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया, आईसी। ये मेरा क्या हो गया, आईसी। ठीक है, समझो 2 ही इंस्ट्रक्शन मैंने डाले थे, 2 ही इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इतना बड़ा बना होगा तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन इज व्हाट, नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज कंपेयर RISC एंड 6। 5 मार्क या 10 मार्क के लिए विद डायग्राम, 10 मार्क के लिए सिंपल, 5 मार्क के लिए सिर्फ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, RISC एंड 6। तो RISC में फर्स्ट हमारा इसका फुल फॉर्म हमें जानना है। तो व्हाट इज RISC एक्चुअली, तो इट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पढ़ा ये ऑलरेडी? नहीं। 6 स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने सिंपल देखा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डालने वाला हूँ, इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल एड बी कॉमा 30। बी एक रजिस्टर है, उसमें कुछ तो कंटेंट है, समझो 8 नंबर है, नंबर 8 है, और ये 30 नंबर है। तो 30 प्लस 8 क्या करना है, 8 प्लस क्यों बोला, ऐड लिखा है ना, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे तो क्या हो गए, प्रोग्राम, है ना। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन। तो जिस इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है उसको बोला जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में हम लोग लिख सकते हैं द इंस्ट्रक्शंस are reduced and execute in one clock cycle। क्या मतलब है इसका, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूं ये एक ही क्लॉक साइकिल में, मतलब इतने ही पीरियड में, मैं इसका पीरियड अगर 1 सेकेंड डिफाइन करता हूं तो एक ही सेकेंड में ये ऑपरेशन फेच करके, डिकोड करके, एग्जीक्यूट करके खत्म होना चाहिए। सो उसको बोलेंगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस आर इन द रिड्यूस फॉर्म, और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये एक क्लॉक साइकिल में खत्म होने चाहिए। बैठ गया दिमाग में? यहां पे सेकेंड पॉइंट,
the instructions are in complex form, it takes multiple clock cycles और मल्टीपल साइकिल्स। ठीक है, मतलब क्या, ये एक ही क्लॉक साइकिल में खत्म नहीं होगा, मे बी इट विल टेक 3 क्लॉक साइकिल्स और 4 क्लॉक साइकिल्स डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये एक क्लॉक साइकिल में खत्म नहीं होता है, ये एक क्लॉक साइकिल में खत्म होने की कैबिलियत रखता है। तो इसमें आप 2 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, द इंस्ट्रक्शंस आर इन द रिड्यूस फॉर्म, और तीसरा पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन in one clock cycle and it takes multiple cycles और clock cycles, ऐसे भी लिख सकते हो, और एक पॉइंट अगर बढ़ाना है। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको पॉइंट जब याद नहीं आते तभी ऐसा करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे बताओ इसके आगे पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं, ये भी समझो। डेफिनेशन बताइए इसकी कैसे होता है। अभी ये एक क्लॉक साइकिल ले रहा है, ये मल्टीपल क्लॉक साइकिल से रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन टाइम किसका फास्टर होगा? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एग्जीक्यूशन, थोड़ा ना टेक्निकल वर्ड यूज करना है, ऐसा नहीं फास्ट स्लो, एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। एग्जामिनर को भी दिखना चाहिए ना पापा, हाँ, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फास्ट, स्लो, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, चीप, हाँ, देन एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर, मतलब ये स्लो है, हाँ, टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब स्लो, ये कम टाइम ले रहा है मतलब फास्ट। चलो, एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में बता दिया। अभी हम लोग बताएंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है, ये जो रिक्स प्रोसेसर है, तो हम लोग ये कहाँ पे यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स, पेंटियम का नाम सुना है? पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम 1 2 3 नहीं? अरे आम तो सुना है, आज ही लिखा है, आर्म प्रोसेसर। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं रिक्स। इसमें एग्जांपल में हम लोग बताएंगे, एएमडी सुना है? नहीं सुना? ठीक है, तो एएमडी प्रोसेसर्स में ज्यादा करके 6 ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर्स ही है, बट कुछ पेंटियम प्रोसेसर है, आर्म प्रोसेसर है, तो मैं जो सिलेबस में है वही लिखता हूं, दैट इज आर्म प्रोसेसर। तो आर्म वर्जन 1, वर्जन आर्म 7 जो है, तो आपको अगर किसी ने पूछा आर्म 7 जो चैप्टर नंबर 5 है, तो उसमें ये कौन सा इसके आता है, तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में ही आता है, जिसके इंस्ट्रक्शन रिड्यूस फॉर्मेट में होंगे। ओके, ये बता दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि मेमोरी कितना लेता है। तो ये ऑलवेज रैम मेमोरी में स्टोर करता है, it takes more memory and it takes less memory in RAM। मतलब क्या और ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन है तो इतने कम लेना चाहिए, ऐसा किसी के मन में डाउट है? नहीं, आना चाहिए रे डाउट। ठीक है, देखो रैम में इसमें ज्यादा मेमोरी लिया, क्यों? इसमें जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब मुझे रिड्यूस फॉर्मेट में करने के लिए मुझे उससे पहले कुछ ऑपरेशंस तो करने पड़ेंगे। डेफिनेट हमेशा पहले अपने जो कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो ऐसे 4 स्टैंडर्ड 5th ऐसे देखे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, फिर कंप्यूटर, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है? पढ़ा है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक रूम के साइज का होता था, ऐसा कुछ टीचर बोलते थे। हाँ, फिर हम लोग अभी इतने कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर लेके आए, फिर लैपटॉप्स लेके आए, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए बहुत कुछ ऑपरेशंस करने पड़े ना, तो उसके लिए जो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। जो आपने पहले एंड्रॉइड मोबाइल ऐसे देखे थे,
तो उसमें रैम 1 MB 2 MB भी चल जाता था। अभी आपको 1 MB 2 MB चलेगा, डेटा ही स्टोर नहीं होगा। आप एक साथ 2-3 टास्क परफॉर्म है, वो आपका व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए इसके लिए रैम मेमोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? ये फास्टर भी है, एक लॉक साइकिल में ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहा है। इसमें कैसा है, मैं उसी इंस्ट्रक्शन को सैग्रीगेट कर करके लिख रहा हूं। मतलब इसमें एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन, फिर मर्ज और कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट रैम में कम हो जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं इन रिक्स एज वेल एज इन सिक्स, ठीक है। हर एक पॉइंट मैंने बताया, तो 5 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स इज इनफ। इट टेक्स लेस मेमोरी, मतलब कम मेमोरी लेता है रैम का। रैम पता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रीड एंड राइट ऑपरेशन भी करता है। तो इसमें जो भी ऑपरेशन है ना, इंस्ट्रक्शन है ना, ये हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं। मतलब यहाँ पे इसको तोड़ा, इधर तोड़ा, इधर तोड़ा, फिर उसको मर्ज किया। तो जैसे हमने तोड़ तोड़ के ऐसे लिखा है ना, तो इसमें मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है ये कम लगने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ा। इसमें क्या, एक ही इंस्ट्रक्शन यूज करो, हो गया। इसमें 3 इंस्ट्रक्शन आप यूज कर रहे हो, फिर उसको मर्ज कर रहे हो, फिर इसलिए क्लॉक साइकिल भी अलग अलग लग रहा है। तो एक क्लॉक साइकिल में एक छोटा इंस्ट्रक्शन है, तो छोटा मेमोरी लेगा। और भी कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। सीपीआई, सीपीआई क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, ओके। क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो इसका सीपीआई रेट क्या होता है नॉर्मली? 1.5। एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 में इंस्ट्रक्शन को खत्म करना ही है इसको। इसके लिए जो सीपीआई होता है, मतलब क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, ये डिपेंड होता है 2 से लेके 15 तक। उसकी भी लिमिट है ना, नहीं तो सोर्स क्लॉक साइकिल तक वही इंस्ट्रक्शन चलेगा। ऐसा चलेगा कि आपको डिले होना है तो भी वो स्पेसिफिक होना चाहिए, भाई 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मैं रुक सकता हूँ। आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट छोड़ो 1 घंटा लग रहा है, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। तो उसकी भी एक लिमिट है ना। तो कम से कम 2 से 15 सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइकिल्स की बात करते हैं, क्लॉक साइकिल्स। तो सीपीआई स्टैंड फॉर क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो ये 2 से 15 6 में होता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन टाइम इसमें मोर होता है। इसमें 1.5 के अंदर खत्म होना ही है। इसमें टाइमिंग कांस्टेंट आ जाते हैं। लिख रहे हो? पॉइंट्स हो गया लिख के? तो मैंने जैसे आपको बोला कि विद डायग्राम, तो अभी तक हमने इसका डायग्राम डिस्कस किया क्या? नहीं। तो रिक्स एंड सिस्क का किस तरीके से डायग्राम बनाना है, सिंपल वाला ही बताते हैं। देर आर वेरियस डायग्राम्स, आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग मिलेंगे, बट हम लोग एक बेसिक डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट पीसी, बोलो ये पीसी क्या है? वेरी गुड, प्रोग्राम काउंटर। तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा ये कौन से मेमोरी में स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर के जो भी डेटा है तो वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा। तो प्रोग्राम मेमोरी के बाद देयर विल बी अगेन सम माइक्रो प्रोग्राम्स काउंटर, और ये जो डेटा है ये अगेन एमपीसी को चला जाता है। इसके बीच में होता है एक CW। CW स्टैंड फॉर कंट्रोल वर्ड। क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोल वर्ड, ओके। ये साइड होता है एक डेटा मेमोरी।
क्या होती है, डेटा मेमोरी, और ये चला किसको जाता है, डेटा पाथ्स। ठीक है, सो फ्रॉम दिस टू दिस एंड फाइनली डेटा एंड प्रोग्राम अलग से जाता है। कैसे आता है देखो, प्रोग्राम काउंटर ने ऑलरेडी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस बताया, वो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस में जो भी है वो मेमोरी में स्टोर किया, प्रोग्राम मेमोरी में। प्रोग्राम मेमोरी में मैंने बोला कि ये रिक्स वाला है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स है, तो इसमें हमारे जो रैम मेमोरी में एक के बाद एक मेमोरीज मेरी यूटिलाइज होंगी, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम काउंटर एक होता है, उसके बाद उसके नीचे आएगा एमपीसी। ठीक है, और ये फिर किसको चला जाएगा, कंट्रोल वर्ड। ओके, तो इसके लिए अपने को थोड़ा पता होना चाहिए पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, कंट्रोल वर्ड्स क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग बताते हैं कि एक इसमें सीडब्ल्यू होता है, दैट इज कंट्रोल वर्ड। ठीक है, और ये डेटा फिर किसको चला जाता है, डेटा पाथ। डेटा पाथ इज नथिंग बट द सिस्टम बसेस। जो डेटा पाथ मतलब क्या, ट्रैवल किस में करना है, और ये डेटा किसके थ्रू जा रहा है, डेटा मेमोरी। तो देर आर सेपरेट डेटा मेमोरी एंड सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी, रिक्स एंड सिक्स में। तो उसमें आगे हम लोग बाद में वही देखने वाले कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, तो उसमें हम लोग को देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये याद रखेंगे, एक यहाँ पे पीसी स्टैंड करो, पीसी ही हमेशा आपको पाथ बताता है कि नेक्स्ट क्या क्या बताना है, इसलिए हम लोग ने पहले पीसी प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको बताया, गया किसमें, प्रोग्राम मेमोरी में, उसमें एमपीसी, उसमें एमपीएम, उसके बाद सीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू के बाद डेटा पाथ, और डेटा पाथ के साथ ये यहाँ से मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आ रहे, यहाँ से मेरा डेटा आ रहा है समझ में। तो ये किसका डायग्राम हो गया। वैसे ही इधर फर्स्ट पीसी, देन पीएम, देन देयर विल बी आईआर, आईआर के बाद डिकोडर, एंड डिकोडर के बाद सीडब्ल्यू, यहां से होगा डेटा मेमोरी, एंड डेटा मेमोरी से किधर जाएगा, डेटा पाथ। क्या डिफरेंस है दोनों में, आईआर एंड डिकोडर। तो यहां पे मैंने एक चेंज ये है कि दिस इज फॉर 6 एंड दिस इज फॉर रिक्स। रिक्स में हमेशा मेरा क्या होता है, आईआर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, और डिकोडर होते हैं, क्योंकि इसमें वन कोड वर्ड के लिए 1 साइकिल लगता है, और इसमें जैसे मैंने बताया अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो दिस इज डायग्राम फॉर दी रिक्स एंड दिस डायग्राम फॉर दी सिक्स। तो आपको चेंज करना है, तो दिस, क्योंकि यहाँ पे आईआर एंड देन डिकोडर, डिकोड क्या करेगा, वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया, डिकोड किया, एंड देन डेटा पाथ से एग्जीक्यूट करके करते जा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर आईआर एंड डिकोडर इज इन रिक्स मशीन, एंड जो मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर एंड ये होता है, इट इज इन 6। ओके, तो इसमें हम लोग और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देयर विल बी अ नो मेमोरी, नो प्रोग्राम मेमोरी। एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। आया समझ में, ये पॉइंट भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8, हाँ,
क्योंकि सॉरी, हाँ ये MPM है, मैंने बोलते वक्त प्रोग्राम मेमोरी बोला बट लिखते सिंपल, ये दो डिफरेंस है इसमें, MPC को IR रिप्लेस कर लेता है और इसको डिकोडर रिप्लेस करता है, बस बाकी सब सेम। और इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हो, वन कोड वर्ड और वन कंट्रोल वर्ड इज इक्वल टू वन क्लॉक साइकिल, और इसमें फॉर वन कोड वर्ड देयर विल बी मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। डन, तो दो पॉइंट आप ऐड कर दो, एक्स्ट्रा नो प्रोग्राम मेमोरी, और इसमें मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीपल ऑपरेशंस। और भी एक पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हो, इट इज सॉफ्टवेयर सेंट्रिक एंड दिस इज मोस्टली हार्डवेयर सेंट्रिक। ये टोटली हार्डवेयर लैंग्वेज को डिफाइन करता है, तो हार्डवेयर सेंट्रिक भी बोला जाता है, और ये टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो उसको सॉफ्टवेयर सेंट्रिक डिजाइन बोला जाता है। और बिकॉज ये सॉफ्टवेयर सेंट्रिक है, हम लोग इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो 9-10 पॉइंट्स इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर डायग्राम पूछा विद डायग्राम तो ही डायग्राम बनाना है, अदरवाइज दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। और एक्सप्लेन रिक्स अलग से पूछा तो ये पॉइंट्स आप ऐसे 9 पॉइंट लिख सकते हो विद दिस डायग्राम, 6 पूछा तो ऐसे 9 पॉइंट लिख सकते हो विद दिस डायग्राम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को आना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉइंट्स बोले उसी तरीके से याद रखना है। आर्म का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे? चलो और एक हिंट देता हूं, इसमें से आर क्या है? वेरी गुड, दैट इज रिक्स। तो एडवांस रिक्स मशीन, दैट इज आर्म प्रोसेसर, and this is advanced micro devices, this is 6 machine, okay। बाकी सब पॉइंट क्लियर हुए? किसी को कुछ डाउट है? सीपीआई समझ में आया? कितने क्लॉक साइकिल लिए एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए? मैंने बोला यहाँ पे एक क्लॉक साइकिल, बट मैक्सिमम रेट क्लॉक साइकिल्स की 1.5 तक ही होनी चाहिए, उसके ज्यादा नहीं, 2 भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बोल के जा रहे हैं 1, तो दूसरे हाफ साइकिल हम लोग अलाउ कर देते हैं, क्योंकि डिले आ सकता है थोड़ा प्रैक्टिकल कंडीशन में, थोड़ा ऑपरेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे सॉफ्टवेयर में मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखोगे तो थोड़ा आपको डिले मिलेगा, तो डिले हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल, तो इसलिए 1.5 बट नॉट 2, ओके। ये याद रखना है, यहाँ पे 2 से लेके 15, यहाँ पे 100 क्लॉक साइकिल में कभी ऑपरेशन खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन होते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेरी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बता दो जो हमने इसमें ब्लॉक में देखा है, दैट इज वर्ड कंट्रोल वर्ड। बोला ना, ये ब्लॉक थोड़ा छोड़ दो, मैं बताता हूँ आपको।
हाँ, इसको पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं, सीडब्ल्यू कंट्रोल वर्ड भी बोलते हैं। कितने बिट का होता है? तो 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। स्टार्ट हमेशा अपने को यहां से करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कैसे याद रखना है? SWAPC। ओके, S स्टैंड फॉर साइन फ्लैग, इसलिए इसको फ्लैग रजिस्टर्स भी बोलते हैं। 0 स्टैंड फॉर जीरो फ्लैग। तो जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये जीरो है या फिर नॉन जीरो है। ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, दिस इज पैरिटी एंड दिस इज कैरी। कैरी मतलब एडिशन करते हो, बाइनरी एडिशन पता है ना, इसके साथ ये एक्स्ट्रा बिट आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरी। पैरिटी मतलब ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, तो ये भी डिटेक्ट कर लेता है कंप्यूटर। एंड ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी मतलब 8 बिट का एडिशन कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जब भी थर्ड से फोर्थ बिट में कैरी जनरेट होता है, मतलब देखो 0 0 0 0 0 0 0 और 0 1 प्लस 1 0 विथ कैरी, तो यहां से एक ये निबल यहां तक खत्म हो गया ना, ये निबल से दूसरे निबल में कैरी अगर चला जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। आया समझ में? तो ये फ्लैग्स इस तरीके से याद रखना है, और इसको ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कंट्रोल वर्ड्स, और ये भी अब जो भी आप डेटा उसमें डालते जा रहे हो, ठीक है, तो उसकी मतलब वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, ऑड है, इवन है, जीरो है, नॉन जीरो है, ये सब बताता है। बोला मैंने इसको याद कैसे करना है, मैंने कैसे लिखा, कैसे याद किया? हाँ, सचिन तेंदुलकर, अपना सचिन तेंदुलकर तो अपना सचिन ही लिखते, सचिन स्कोर 0, तो एस साइलेंट है, स्कोर 0, ऑल पीपल क्राई। ओके, सचिन स्कोर 0, ऑल पीपल क्राई। रो रहे थे ना पहले, सचिन आउट होता था, अभी आप विराट कोहली के फैन होंगे। तो इस तरीके से ये पीएसडब्ल्यू या कंट्रोल वर्ड हम लोग याद कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सिंपल है। सेंटेंस लिखना है तो लिख सकते हो, या ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और ये जो डैश वाले है, इट इज यूज फॉर द फ्यूचर पर्पज, ओके, नॉट यूज करंटली। ओके, तो पहले इसमें थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लेके बोलना है। सचिन थोड़ा साइलेंट, मतलब दुख भरा बोल रहा है ना, तो सचिन 0 पे आउट हो गया, फिर फटाफट लड़ने लगे, तो पीपल क्राई में ज्यादा डिस्टेंस नहीं।
ठीक है, तो दिस इज 8 बिट कंट्रोल वर्ड, तो ऐसे 16 बिट भी होते हैं पर अपने को सिलेबस में 8 बिट है तो ठीक है। ओके, सो आज क्या क्या देखा हमने, फर्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्या क्या देखा। फर्स्ट अपने को पता चल गया माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर की साइज क्या होती है, पाम की इतनी साइज होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज माइक्रो छोटी सी चिप है और ये कुछ ऑपरेशन को प्रोसेस करती है, इसलिए उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इतना समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों भाई क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। तो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डे टू लाइफ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, तो सभी क्या नहीं, जिसको हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं या फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, वो डिवाइस को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। फैन लाइट्स को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं बोल सकते। इवन माई वॉच इज ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप जरूर होगी, इसलिए वो चल रही है उस तरीके से। ठीक है, तो जो भी मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ उसको मैं माइक्रो प्रोसेसर बोल सकता हूँ, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। तो माइक्रो, उससे पहले हमें, इसमें 3 ब्लॉक्स है, माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा बैक पैक, थोड़ा आराम से करो, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर जरा ध्यान दो। माइक्रो प्रोसेसर, ये आप मेरे रिवीजन के लिए नहीं है, आपके रिवीजन के लिए। माइक्रो प्रोसेसर, देन आईओ डिवाइसेस, एंड तीसरा कौन सा था, मेमोरी। ठीक है, आईओ डिवाइसेस अपने को पता है, मेमोरी के लिए मैंने बताया हायरार्की, रजिस्टर, देन व्हाट, कैश, कैश मेमोरी के बाद रैम, रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरीज मतलब एक्सटर्नल मेमोरीज जो होती है, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी। वेरी गुड। कॉस्ट के मामले में कौन हायर होगा, साइज के मामले में कौन कम होगा, रजिस्टर। साइज के मामले में सबसे ज्यादा कम कौन होगा, रजिस्टर। कम कौन होगा, रजिस्टर। ठीक है, एंड फास्टेस्ट कौन होगा, रजिस्टर। सबसे स्लो, ज्यादा मेमोरी, वर्चुअल। ओके, तो ये हमने याद कर लिया। फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, तो 3 फंक्शन पे, फेच द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया एंड एग्जीक्यूट किया। तो पहला यूजर से डेटा लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया एंड डिकोड किया, सिंपल, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिए। उसके बाद हमने देखा 3 एसएफआर, पीसी प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को बताता है, तो गाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होने हैं। फिर हमने बताया स्टैक, जो एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, फिर हमने बताया उसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं। पुश करना मतलब डिक्रीमेंट, पॉप मतलब इंक्रीमेंट द मेमोरी एड्रेस, एंड इसमें ही वो जो रिजर्व स्पेस में है, ये कौन से इसमें मैकेनिज्म पे चलता है, तो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टैक पॉइंटर, जो करंट टॉप ऑफ द स्टैक को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैक पॉइंटर। तो हम लोग वहां पे लेके गए थे। उसके बाद ये सब हमने, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड दी 3 कंसेप्ट, पीसी, एसपी एंड स्टैक। ओके, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है रिक्स एंड सिक्स। ठीक है, रिक्स एंड सिक्स का डिफरेंशिएट एंड उसका डायग्राम, और जो छोटे छोटे कंसेप्ट है जैसे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल्स बोलो, ऑप कोड्स क्या है, ऑपरेंड क्या है, ये छोटे छोटे फंडामेंटल अपने को पता होने चाहिए। मेन आज 2 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपको यूनिट टेस्ट में भी ऐसे पूछे जाएंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और डायग्राम, उसका फंक्शंस, उसके सब मेमोरी और ये सब चीज, एंड दूसरा रिक्स एंड सिक्स। अंडरस्टूड? एनी डाउट किसी को, सब समझ में आया है? ओके, जस्ट थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में।